अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लगता है कि मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। यूं तो मरियम को आज NA 249 की इलेक्शन कैंपेन के लिए कराची जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया और लाहौर में ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन तमाम मामलात पर अपनी राय का इजहार किया जिन पर वो काफ़ी अरसे से खामोश थी। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरियम के दौरा कराची मनसूख करने को कोरोना के तनाजुर में एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है, लेकिन कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में संगीनी बढ़ती जा रही है। हुकूमत ताहाल लॉकडाउन के हवाले से अगर मगर की सूरत हाल में मुब्तला है। SOPs पर अमल दरामद में वजह तौर पर सख्ती की जा रही है और निफाज के लिए फौज तैनात की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ इबहाम जरूर है। मगर इस संजीदा सूरत हाल में भी हमारी हुकूमत अपोजिशन को बिछाड़ने और अपोजिशन हुकूमत को गिराने की फिक्र में ज्यादा है। इमरान खान जिस इस्लाह के लिए आए थे उससे अभी कोसों दूर लग रहे हैं, मगर तवातुर से ये जिम्मेदारी अपोजिशन और साबका हुकूमतों पर डाल रहे हैं। अपोजिशन बाहम तकसीम, मगर शहबाज शरीफ की रिहाई से इस अपोजिशन के जिस्म में कुछ जुम्बिश आई है और वही ऑप्शन सोचे जा रहे हैं जो अपोजिशन में तकसीम और इख्तिलाफ का बायस बने थे। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ात तैमूर साहिबा। आगाज़ कर लेते हैं। मरियम नवाज का आज का कराची का दौरा था और गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की रिहाई थी। हुकूमत की तरफ से बहुत से बयानात दिए गए, नून शीन को लेकर बयानात दिए गए, आने वाली सियासत पर बहुत से तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। तारड़ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। नून लीग क्या अपनी सियासत का कोई रंग ढंग बदलने जा रही है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन मुश्किल हालात में कि जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई शहरों के अंदर इसकी जो शरह है वो 20-30% से ऊपर जा रही है, हमने दोनों मौक़ों पर, एक शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के मौके पर भी हमने पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड किया और अपने कारकुनान को और लोगों को पैगाम दिया कि वो वहाँ जमा ना हों और SOPs को फॉलो करें। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जो कराची का दौरा मनसूख हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम था कि पब्लिक गैदरिंग्स इस वक्त किसी किस्म की जो है वो ना की जाएँ। हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको और इस कौम को महफूज रखे। जहाँ तक सियासी सिमत की बात है, मगर ये ताखीर से ऐलान नहीं किया तारड़ साहब, ये ऐलान बहुत लेट, वो खुद कह रही है उनकी सिक्योरिटी भी पहुंच चुकी है और ये हालात तो हमें कुछ दिन से दिखाई दे रहे थे कोरोना को लेकर। नहीं, देखिए, NCOC ने जब अलार्म बेल्स रेज की हैं, ऑब्वियसली हमने भी उसी वक्त फैसला करना था ना, हमारी कोई और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है। NCOC के इजलासों में जैसे संजीदगी आई है और उन्होंने कौम को बताया है और मीडिया के ऊपर ये जो शरह है कोरोना के फैलने की आई है, तो मैं समझता हूँ कि दौरा चाहे लास्ट मिनट पे कैंसिल किया, मगर उसका कैंसिल हो जाना ही असल खबर है। ताखीर से हुआ, जल्दी हुआ, एंड जो मकसद था वो पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि वो एंड गोल यही था कि लोगों को कोरोना से महफूज रखा जाए और वो इंशाल्लाह उस पर हम कामयाब रहे हैं कि हम नहीं जा रहे। सियासी सिमत का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 30-35 साल हो गए हैं नून में से शीन, शीन में से नून, नून और शीन, शीन और नून सुनते सुनते। बात यह है कि बयानिया मियाँ नवाज शरीफ का है और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला कर लेते हैं मशावरत के बाद, वही बयानिया और वही सियासत की सिमत रहती है। और देखिए, ये ज़रूर होता है कि हर किसी की एक राय है। हमारी पार्टी के अंदर जब मशावरत होती है तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, हर किसी की पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स अपनी अप्रोच है। मगर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, वो तमाम लोगों की राय लेकर उसके बाद जो फैसला कर दें, पूरी पार्टी ना सिर्फ उसको ओन करती है बल्कि उसके अमल दरामद को। तारड़ साहब, थोड़ा अवाम को इस बारे में बताइए कि अब क्या फैसला कर लिया गया है। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, वो बाहर आ गए हैं, PDM मौजूद है, मतलब अब कोई फैसला कर लिया गया होगा ना। मरियम नवाज की खामोशी पे भी हुकूमती लोग भी सवाल उठाते थे, आज वो बोली हैं कुछ, मगर अब किसने बोलना है, किसने खामोश रहना है, किसने बाहर जाना है, किसने अंदर रहना है, कोई इस पे भी फैसले कर लिए आप लोगों ने? देखिए आयशा साहिबा, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश रही हैं। मैं तवातर से उनको फॉलो करता रहा हूँ। उनकी अगर जो वक्ती तौर पे बीमारी को कोई और रंग दिया जाए, ये रंग देने वालों की मर्जी है वो क्या रंग देते हैं, मगर
वो बहुत एक्टिव रही हैं। आप उनके ट्विटर के स्टेटमेंट्स देख लें। लेटली अफसार आलम साहब की जो एक उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसको मैं कंडेम करता हूँ आपके शो के तवसत से। उस पर भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और मेरा ख्याल है आज भी देखिए उस अफसार आलम वाले इशू पे, वो एक सहाफ़ी हैं, उन पर एक कातलाना हमला हुआ है। इसकी पार्लिमानी कमेटी के तहत तहकीकात होनी चाहिए। और जो लोग आज भी शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के ऊपर उस वक्त शक व शुबहात का इजहार किया। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि किसी शख्स को अपनी बीमारी या अपने ऊपर कातलाना हमले को सच्चा साबित करने के लिए दुनिया फानी से रुखसत होना पड़ता है। जहां तक सियासत की आपने बात की, मैं सवाल की तरफ वापस आऊंगा। देखिए, इस वक्त अवाम का मसला क्या है? अवाम का मसला महंगाई है, अवाम का मसला चीनी है, आटा है, बिजली के बढ़ते हुए निर्ख हैं। तो ये खुदादादे पाकिस्तान के अंदर आज मुल्क खुदादाद में 1.5 घंटों की लाइनों में लोग लग के अपने अंगूठों के ऊपर अनमिट स्याही लगवा के तो चीनी की खरीदारी कर रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान जिसमें चीनी सस्ती होनी थी। और वो एक गाना था कि रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, ऐसा होगा नया पाकिस्तान। तो जान भी जो है वो भी सस्ती हो गई है और रोटी जो है वो महंगी हो गई है इस नए पाकिस्तान के अंदर। और कोई सीधे बात नहीं है। आप देखें ना, मुझे बताइए कि अवाम के मसाइल के हल के लिए अभी तक जहां जाते ऐलानात कर देते हैं रिलीफ पैकेज 1000 अरब का, रिलीफ पैकेज 1200 अरब का। तारड़ साहब, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये यकीनी सवाल हैं, अवाम भी जानना चाहती है। सेनेटर साहिबा, हुकूमत की तरफ से हमने देखा है, वैसे आज तो फवाद चौधरी साहब ने अप्रिशिएट किया है बड़ा इसको, मरियम नवाज साहिबा ने जो अपना दौरा मुलतवी किया कराची का, मगर हुकूमती वुज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी ऑपोजिशन को जवाब देने एक सेकंड में कैमरा स्क्रीन पर आते हैं। बट अवाम के मसाइल, जिस तरह तारड़ साहब भी बात कर रहे हैं, वहां पर कदरे खामोशी रहती है, ऐलानात ज्यादा दिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। चंद मिनट के लिए तो मैंने समझा कि शायद अता तारड़ साहब आज के एंकर हैं, क्योंकि मुद्दा तो वो बयान कर रहे थे, आपका मुद्दा तो कहीं पीछे ही रह गया। तो बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब का, उन्होंने आज आपका रोल उठा लिया। बड़ी अच्छी तरह उठाते हैं। मोस्ट वेलकम जी, एनी टाइम। मैं मोस्ट वेलकम। आप दोनों का आगाज हो गया है। हुकूमत और ऑपोजिशन वर्किंग रिलेशनशिप में कैसे होगी? ऐसे होगी। मेरी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। देख ले, वो बोल रहे हैं, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया कर रहा हूँ, मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ। मरियम का शुक्रिया कर रहे थे, यहाँ आता तारड़ साहब डॉक्टर जरका का शुक्रिया कर रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं? सुबह भी आप सियासतदानों की, शाम भी आप सियासतदानों की। देखिए जी, बात ना, मैं सियासतदान, मैं एक अदनासी पाकिस्तानी सिटीजन। प्लीज डोंट लाफ, इट इज नॉट अ लाफ। आई एम सेइंग कि हम पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं और हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या जो जाति हम जिसको अच्छा बुरा समझें उससे आगे बढ़ के पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान 70 दिहाइयों में वहां नहीं पहुंच सकता जिधर 2-3 दिहाइयों में, 70 सालों में 7 दिहाइयों में नहीं पहुंच सका। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, मलेशिया हमारे बाद आजाद हुआ, वो लोग कहां पहुंच गए? हम सवाए एक दूसरे की टांगें खींचने से अपने आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच में वुसअत आने ही नहीं दी जाती। हम सवाए इसके कि मैं किसी की बुराई करूं, वो मेरी बुराई करें, हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो पड़े रहे। मैंने इसीलिए आयशा आपसे पहले प्रोग्राम से पहले कि वी मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव। हम देखें, अता साहब भी बड़े पढ़े लिखे, आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं। आई हैव ऑलवेज सीन यू एंड एडमायर्ड यू। फैसल कुंदी साहब भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। हम लोगों को जब आप प्रोग्राम पे बुलाते हैं, आपका एयर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कितनी व्यूअरशिप होती है। इसमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे से नेगेटिविटी की बातें करें, एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं, उससे बहुत बेहतर है कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें। डॉक्टर जरका साहिबा, मैं आपसे एग्री करूंगी। देखिए, बात यह है कि लीडरशिप ने मैसेज देना होता है अवाम को, लीडरशिप को फॉलो करते हैं अवाम, हुकूमत की तरफ लोग देखते हैं मसाइल को। मगर जब हुकूमत की जानिब से ना सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, ना माशी इस्तेहकाम लाया जाए, तो हुकूमत से सवालात तो होंगे ना। फिर हम उन इशूज पे नहीं जा सकते जो बाद में आते हैं, जो पहले आते हैं। पार्लियामान के अंदर इस पूरे हफ्ते में क्या होता रहा, सवालात तो फिर उठते हैं ना। अब ये कंस्ट्रक्टिव सवाल है कि जिनको पार्लियामान में भेजे वो मसले का हल निकालने के बजाय एक दूसरे पर नारे लगाएं। देखिए, अब आयशा, आई एम सॉरी, मैंने आपको आई हैव बीन अ लिटिल रफ ऑन यू, मुझे माजरत आपसे। नहीं, आप प्लीज कैरी ऑन। बात ये है कि देखिए, ये आपका और मेरा
मेरा काम है इस पैराडाइम शिफ्ट को लेके आना, ये आपका हमारा काम है। देखिए हम तो बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे 200% अग्री करती हूँ कि पार्लियामान में जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की बातें जो अभी हमने पिछले हफ्ते देखा, वो क्या किसी वजीर आजम, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जेब देता है? और उन्होंने खुद उसकी माजरत किया। बात ये है कि हमें ये एक हमारी कौम, हमारा एटीट्यूड हो चुका है, सवाए इसके कि हम एक दूसरे की बेइज्जती करें, एक दूसरे के साथ बदकलामी करें, हमें इससे आगे चलना है। उसी तरह पता चलेगा हम रोल मॉडल्स हैं। आपके जितने लोग देखें, इतना बड़ा आपका शो है, आप इतनी बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, अता साहब, कुंदी साहब और सब लोग, तो हमें रोल मॉडल्स हमें इस कौम के लिए। आपको पता है हमारी कौम का 60% 30 साल से कम उम्र का है, और एवरेज एज, हमारी जो मीडियन एज है वो इस वक्त 23 साल है। दुनिया की इस वक्त मीडियन एज इज 45 ईयर्स। तो हम अब अपनी 23 साल की एवरेज उम्र के नौजवान को क्या पैगाम देते? हमें उसको तो पैगाम देना चाहिए इखलाकियात का, हमें उसको पैगाम देना चाहिए कि वो अपने आगे बढ़ के अपने मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करे, और हम उसके रोल मॉडल्स हों। अगर मैं ही रोल मॉडल बुरी हूँ, अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी की तरफ कुछ नहीं कह रही, अगर मैं ही नेगेटिव, तो जाहिर है वो सब भी मेरी तकलीफ करेंगे, क्योंकि हमने तो अपने एजुकेशन सिस्टम में वेरी वैलिड डॉक्टर जरका, और यही हमारी सोसाइटी में हो रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब, हुकूमत की तरफ लोग देखते हैं, अभी जो डॉक्टर जरका सवाल उठा रही हैं, रोल मॉडल्स कौन होते हैं इस वक्त, क्या वाकई हम बात करना चाह रहे हैं हम उसी के ऊपर है, या फिर जो वो कह रही हैं हुकूमत क्या आवाम को बता रही है, क्या आवाम इसी हुकूमत को फॉलो कर रहे हैं? कोरोना ले लें, महंगाई ले लें, सियासत ले लें, मईशत ले लें, किसी चीज में लोग आवाम हुकूमत से हटके कुछ कर रहे हैं, या जो हुकूमत कर रही है उसके पीछे पीछे खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की, और अब मैं इनको क्या कहूँ कि रोल मॉडल इन्होंने पार्टी लीडर्स को बनाया। अब मैं तनकीद नहीं करना चाहता, और तनकीद मैं क्यों करूँ? अब प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी पार्टी के, इनके रोल मॉडल है, इनकी पार्टी के रोल मॉडल होंगे, मेरे लिए अपने पार्टी के चेयरमैन रोल मॉडल होंगे, तारड़ साहब के लिए उनकी पार्टी के लीडर्स जो हैं वो रोल मॉडल होंगे। लेकिन अब मुझे वजह, आज इस पेंडेमिक में जो सिचुएशन जा रही है, हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन आप देखें कि आप जिस बीमारी से लोगों को बता रहे हैं कि इस पे आप ख्याल करें, वज़ीर आज़म साहब को शुक्र अल्लाह ताला ने सेहत दे दी है, लेकिन जब वो बीमार थे उस पेंडेमिक में उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों को? बैठ के अपनी मीडिया टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं उस पेंडेमिक सिचुएशन में, और वो मीडिया टीम खुशी खुशी तस्वीरें खींच रही है और बता रही है कि हम बैठे हैं मीटिंग करें और हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने लीडर के लिए जान भी दे सकते हैं, और हम कोरोना की सूरत में उनके साथ बैठे हैं। तो एक अच्छा मैसेज नहीं था आपके अपने वर्कर्स के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए, जो कि आप पाकिस्तान के इस वक्त जो है वज़ीर आज़म बने हुए हैं। तो ऐसी चीज, अब आप देखें सिचुएशन जो हमारे हॉस्पिटल्स की हैं या बाकी चीज़ें हैं, आज हम एशिया में हम वाहिद मुल्क हैं कि जो हम वैक्सीनेशन जो है ओवर 60+ को हम लगा रहे हैं, लेकिन हम बौके को नहीं लगा रहे। बाकी मुल्कों में अगर हम इंडिया की मिसाल दें या बाकी बांग्लादेश की मिसाल दें, बाकी मुल्क उधर वैक्सीनेशन की पोजीशन देखें, आज आपको वैक्सीनेशन, अगर गरीब नौजवान कोई अगर अपना वैक्सीनेशन लगाए तो उसको तकरीबन जो है 12,000 फी, अगर एक फैमिली भी लगाए 4 लोगों की, 50,000 रुपए का कम से कम उनका नुस्खा है। और अगर वो टेस्ट भी करें कोरोना का पहले उससे कि उनका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 1 लाख रुपए एक फैमिली का वो है। तो मेरे दिन से पहले भी ये तजवीज़ थी, जो आपने वो सेहत कार्ड पे जिसपे आप वलवला कर रहे हैं, जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम असास रख दिया है, चलो नाम बदल लिया है, लेकिन लोगों के दिलों से तो आप बेनज़ीर का नाम नहीं निकाल सकते हैं। तो वो भी आप उनको इजाजत दे दें कि वो जहाँ पर ये प्राइवेट लोग जो वैक्सीनेशन बेच रहे हैं, जो लगा रहे हैं, तो वो गरीब बंदे वहां की जाके वैक्सीनेशन तो कर सकें, कि वैक्सीनेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए कि प्राइवेट लोग कर सकें। तो ऐसे आज मुझे कल बड़े अफसोस से मुझे एक KP के अस्पताल का एक वो मिला परवाना, मैंने देखा सोशल मीडिया पे देखा, नौशेरा के MS ने एक दिया कि सरकारी अस्पताल में आप अगर आएंगे तो आपको ऑक्सीजन के साथ जो बेड है वो आपको मिलेगा तकरीबन 30,000 रुपए पर डे के हिसाब से। ये बताएं कि गरीब आदमी जिसके लिए सरकारी अस्पताल थे, वो आज 30,000 रुपए पर डे कैसे देगा? अब ये पूरे अस्पताल, पूरा हमारा KP जो है वो अब हमारे नौशरवान बरकी साहब के पास है, जो कि खान साहब के रिश्तेदार हैं, जो कि व्हाट्सएप पे और स्काइप पे चलाते हैं। मैं उन पर तनकीद नहीं करता, अगर किसी और पार्टी का होता तो आज हमारे PTI के दोस्त क्या कर रहे होते। फिर विजन की बात है, तो विजन की लीडर की होती है कि जब आप अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं कि मैं जेलों में AC बंद कर दूंगा और फ्रिज बंद कर दूंगा, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है, ये जेल मैनुअल के जरिए होता है। वहां पर आप जाके इंटरनेशनल लेवल की बातें करें, वहां पर आप जेलों की और चोरों और डाकुओं की बातें ना करें। फिर अगर बातें आती हैं तो फिर बहुत सी लंबी चीजें जाती है, लेकिन फिर आप जब अफगानिस्तान जाते हैं, लेवल ऑफ पॉलिटिक्स पे आ गए साहब, हम अभी मैं अब सियासत को आगे बढ़ाऊंगी, यहाँ से मामले को भी रोल मॉडल है ना। अब रोल मॉडल अगर मेरा वजीर आजम जाके ईरान में स्टेटमेंट दे कि दहशतगर्दी जो है हमारे मुल्क से होती है, या अफगानिस्तान में दे,
तो वो तो एक रोल मॉडल की बात हो रही है ना। तो रोल मॉडल क्या रोल मॉडल हम पेश कर रहे हैं? तो ये चीजें आज देखें, इंडिया की सिचुएशन देखें, बहुत खराब हो रही है। पिछली दफा भी इंडिया की कोरोना के बाद 2 महीने बाद हमारी इस चीज के लिए जो है हमें पहले से तैयार होना चाहिए जी। इस चीज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि रोल मॉडल ये होता है कि आज उनको चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान को साथ लेके जाते। आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता और तमाम पार्टियों से तजावीज सरकार जो 23 मिनट का इजलास बुला लिया ना कौमी असेंबली का, मुबारक हो उसके लिए पूरे सियासतदानों को जो 23 मिनट के इजलास में मौजूद थे कौमी असेंबली के फोरम पे, जहां पे कुछ होना था और कुछ भी ना हो सका। ऐसे आवाम के टैक्सों का पैसा बर्बाद हो रहा है। उस पे मैं बात करना चाहता हूँ, मजाक बना के रख दिया है पार्लियामेंट। उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखें, ये स्पीकर का काम होता है सेशन चलाना। अगर वो 8-10 घंटे बहस करा ले तो क्या होता? उससे पहले भी उनने, स्पीकर इतनी जल्दी में होता है जाने के कि वो एक बात भी नहीं सुनना चाहता। वो शायद परेशान होगी हुकूमत की ऑपोजिशन कहीं सियासत ना कर जाए इस इंतहाई सेंसिटिव मामले पर भी, उनको शायद ये परेशानी थी। नहीं, हम कह रहे हैं स्पीकर का काम है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो पीटीआई का जो है वर्कर ना बने, सुने लोगों को। देखें, तल्ख बात भी हमारे दौर में अपना चौधरी निसार अली खान 2-2 घंटे लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीच करता था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर। ये पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि आप आके यहाँ पर डिबेट करें, 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप वहां पर नहीं करेंगे डिबेट तो सड़कों पे करेंगे, चौराहों पे करेंगे, तो आप पार्लियामेंट फिर बंद कर दें। अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनानी है, ऑर्डिनेंस से आपने मुल्क चलाना है और आपने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करानी है, तो फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाते क्यों है? फिर ना बुलाए, बोलने बस। तो हालात तो ऐसे ही हैं बाकी। वैसे अता तारड़ साहब, इत्तलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब इन हाउस तब्दीली के तजवीज के हामी हैं, ये उनकी जाती राय है? कोई ऐसी उनकी कोई राय का इजहार हुआ या फिर पार्टी पोजीशन भी अब आने वाले दिनों में इस किस्म की है? एक तो मैं इस सवाल पे आने से पहले डॉक्टर जरका साहिबा का बहुत शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने मुझे सराहा और उन्होंने बड़ी महज़ब गुफ्तगू की। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इनको चाहिए कि जो अच्छी गुफ्तगू उन्होंने यहाँ पे की, ये पार्टी के इजलासों में भी किया करें। अपने वज़ीर आज़म को भी थोड़ा एजुकेट करें कि जब वो कंटेनर पे चढ़ के सर पे चादर लेके महमूद खान अचकज़ई की नकल उतारते हैं, जब वो कहते हैं कि ठोक दो, मार दो, फांसी दूंगा, आज भी वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं चोर डाकू के, कौम कोरोना से मर रही है, वो वहाँ पे कह रहा है मैं ना रोनी दूंगा, ये माफियाज हैं, फलां हैं। तो ये अपनी पार्टी में भी इस थोड़े रुझान को फरोग दें कि लोग तमीज़ और तमद्दन के दायरे में रहा करें और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू किया करें। आपने जितने तर्जमान रखे हैं, नहीं देखे ना, ये तो कोई बात नहीं है ना कि आपकी पार्टी का लीडर और बात कर रहा हो। आप मैंने भी उनसे यही सवाल किया ना कि रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती वुज़रा और मुशीर किस किस्म के बयानात देते हैं? मतलब कोई बयान आए ना आए, मगर कुछ हुकूमती वुज़रा और मुआविन खुसूसी जरूर बयानात देते हैं। दूसरा, मैंने टॉक शो कैसे करना है ये मेरी अपनी मर्जी है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर मेरे पे कदगन कोई नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। मैं जिस मर्जी तरीके से करूं वो मेरी अपनी मर्जी, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज के ऊपर। बहरहाल जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है आयशा साहिबा, देखिए पार्टी के अंदर जो एक थॉट प्रेवलेंट है वो ये है, और ये सोच ज़्यादा पॉपुलर सोच है कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक फ्री फेयर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़रिए होने वाले इलेक्शंस नहीं होंगे, ये जो फरसूदा निज़ाम है जो 2.5 साल में पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आया है, इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और जो भी अगर इन हाउस चेंज भी आता है, अभी तक देखिए इस पे मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा कि इस पे अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया, और अभी वो जेल से आए हैं। इस पे भी बातचीत होगी, पार्टी मीटिंग्स आने वाले दिनों में, इजलास कॉल होंगे। मगर देखिए जो भी सिस्टम अगर इन हाउस चेंज के जरिए आएगा वो मफलूज होकर रह जाएगा, क्योंकि जो मखलूत हुकूमतें होती हैं, जिस तरह इनकी अपनी मखलूत हुकूमत है, 7 सीटों पर मुश्तमिल इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, वो नहीं चल पाती। आपको इत्तेहादियों को राजी रखना होता है, आपको कई मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक बैठ के इन मामलात को हल नहीं किया जाएगा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट है और नए इंतखाबात वैसे आप जवाब नहीं देना चाह रहे, अलहदा बात है। सियासत में तो हर लम्हे प्लानिंग हो रही होती है, हर लम्हे देखा जा रहा होता है कि आगे के ऑप्शंस क्या होंगे। इस पीडीएम का मामला है, तरीन फैक्टर अपनी जगह मौजूद है। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले अता तारड़ साहब इन हाउस चेंज या तब्दीली को इतना अच्छा अभी तक ऑप्शन नहीं कह रहे कि जिसके ऊपर कोई बात हो रही हो। डॉक्टर जरका साहिबा, जहांगीर तरीन साहब और उनके साथ खड़े होने वाले लोग एक बड़े ग्रुप के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं। पंजाब में और फिर वफाक में भी आप लोगों की अक्सरियत का जो नंबर है वो बहुत कम है, और तरीन फैक्टर के बाद हुकूमत वल्नरेबल दिखती है। किसी तरह के राब्ते किसी जगह पर आप लोग अपने बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं? जहांगीर तरीन से कोई सुलह की कोशिश हो रही है? दिख नहीं रही अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। और इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी।
मेरे छोटे भाई अता तारड़ के हवाले से जो उन्होंने अभी कहा, वो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो मैं इनको हमेशा बड़ा एडमायर करती हूँ, बहुत अच्छी तरह अपना केस प्लीड करते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन जब आप बुराई का जिक्र करते हैं और रमजान का महीना भी है, तो जब आप बुराई का जिक्र करना, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि बुराई का प्रचार होता है जब बुराई की बात करें। अगर किसी ने कोई गलत बात की तो उसकी बात पे उसको समझाएं, दरगुजर करें। तो ये चीजें बहरहाल एक चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना, जहां रही जहांगीर तरीन साहब की बात, तो जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और उनके साथ अगर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सियासत में तो ये सब कुछ चलता है, और ये सियासत का हिस्सा है और डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, हालात मंजर आम पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहिबा ये खतरनाक भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात भी बन सकती है, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा नंबर खड़ा है। इस्लामाबाद में थे तो वहां भी उनके MNAs ने मुलाकात की, यहाँ उनके साथ पेशियों पे MPs जा रहे हैं, मुजीर जा रहे हैं। सो परेशानी या खदशा कोई PTI को, गवर्नमेंट को किसी तौर नहीं है इस पूरी सूरत हाल से? मैं जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा खदशा है वो खदशा ये है कि FATF की मीटिंग है ईद वाले, और ये सारे जो हर किस्म के बुहरान आ रहे हैं, PDM का बुहरान, TLP का बुहरान, जहांगीर तरीन साहब का बुहरान, सारे बुहरान जो हैं उससे लिंक हो रहे हैं। जो क्वेटा में जो ब्लास्ट हुआ है, बेसिकली देखिए इंटरनेशनल गेम को समझें। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम पिछले बहुत दिहाइयों से हमारे अंदर वो बिरयानी की प्लेट तो एक प्रोवर्बियल बात है, लेकिन बहुत से देखिए जब तक लोकल सहूलतकार नहीं होते, जब तक बाहर के लोग अपनी गेम नहीं खेल सकते, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है बहुत दिहाइयों से, खासतौर पे जनरल ज़ियाउल हक साहब के जमाने से। तो ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और मेरा वही पुराने वाली मेरी गुजारिश है कि हमें एक कौम की तरह सोचना होगा। देखिए जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए चली जाए, वो क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान तो यही है ना, पाकिस्तान तो यही रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम आजाद अवाम नहीं होंगे। हिंदुस्तान में देखिए मुसलमानों के साथ क्या होता है, यानी आप अपना नाम, मैं तो एक्टर्स को देखती हूँ, वो जब तक किसी हिंदू लड़की से शादी ना करे वो फिल्म एक्टिंग में नहीं आगे चल सकते। तो इस कदर जुल्म है वहां पे, और हम तो एक आजाद जिंदगी गुजारते हैं, अपना अच्छा बुरा, जिस तरह अता साहब ने फरमाया कि जो उनका दिल चाहता है हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो इस आजादी की कीमत है कि हम एक कौम बन के लिबर्टी को अंडरस्टैंड करें। लिबर्टी डज नॉट मीन कि जो दिल में आए, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एक जिम्मेवाराना सोच का मुजाहिरा करना होगा। सेनेटर साहिबा, आप बहुत आइडियल और ऐसी अच्छी बातें करी, उनसे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं किया जा सकता, हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब ये बात शुरू होती है हुकूमत से, आप हमें पाकिस्तान और हुकूमत और हम ये सब बातें करें, आइडियली बहुत अच्छा है कहने में सब कुछ, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? सेनेट के अंदर कायमा कमेटियों, हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े हैं, कौमी असेंबली का इजलास हम देख चुके गुज़िश्ता 2 दिन क्या हुआ। सो बात यहाँ आपसे सवाल बनता है कि फिर बीइंग हुकूमत, बीइंग गवर्नमेंट पार्टी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। क्या वो कहने, ऐलान करने और बात करने से पूरी हो जाएगी, या आपको ये अमली तौर पे भी बिहेव करना चाहिए? देखिए, हुकूमत और ऑपोजिशन के झगड़े नहीं है सेनेट में। सेनेट में तो इस वक्त ऑपोजिशन आपस में बटी हुई है, वो कट्टे बैठने को ही तैयार नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं हमने PPP के साथ नहीं बैठना। सारा झगड़ा तो ये है, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तो कोई मसला नहीं है, आपस में ऑपोजिशन की इस वक्त चल रही है। और ये वही बात है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। देखिए, हम छोटी छोटी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बिगर पिक्चर को समझेंगे तो फिर हम आगे कुछ उसके बारे में कोई लाया अमल एज अ कॉम बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम का हिस्सा है। तो जी, डॉक्टर जरका साहब ने सारी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर रख दी। कुंडी साहब, मरियम साहिबा ने आज पीपल्स पार्टी से मुतालिक क्या कही, सुनिएगा, फिर आपसे सवाल लेकर आते। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राय जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, उसकी वजह भी, वजूहात भी वो खुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। कुंडी साहब, रिस्पॉन्स दीजिएगा दोनों बातों पे। देखिए, मैंने भी आपने क्लिप सुनाया मरियम साहिबा का, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी राय जुदाई की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी राय जुदाई नहीं की। देखिए, जो हमारा PDM का जो एक मीटिंग्स हो रही थी और जिससे हमारा जो
काम था उसमें यह हमारा था कि हम इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च के बाद हम डिस्कस करके हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएंगे और आखिरी ऑप्शन हमारा इस्तीफों का था। लेकिन अचानक जो है लॉन्ग मार्च के साथ जो है इस्तीफे नथी कर दिए गए थे। इस्तीफे दें तो फिर हम लॉन्ग मार्च करें, वरना लॉन्ग मार्च जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं पता कि क्यों ये इस्तीफों की बात लॉन्ग मार्च के साथ नथी की गई, जो कि पहले मौजूद नहीं थी और अचानक कर दी गई थी। और मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब या PMLN ने उस पर बात की और उन्हें हमें जो है फिर उसके बाद हमें जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगी गई। हालांकि हमने कहा ये PDM के जो है वो एक इत्तेहाद है पार्टियों का, कोई जमात नहीं है PDM। तो हम किसी को जो है वो जवाबदेह नहीं है एक्सप्लेनेशन किया। उसमें अगर बेहतर होता कि PDM के सरबराह जो है वो मीटिंग कॉल कर लेते और वहाँ पर बातचीत हो जी। जब आप मीडिया के जरिए खत किताबत के जरिए बात करेंगे तो मैं समझता हूँ उससे तलखियाँ बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि तलखियाँ उससे बड़ी हैं जब खत किताबत और शोकॉज या एक्सप्लेनेशन और बातचीत मीडिया पे आना शुरू हुई। तो ये एक रोल था। हमने जो चेयरमैन बना, हमने जो प्रेसिडेंट बना PDM के, इसलिए बनाया था कि उसको कंडक्ट करे। लेकिन प्रेसिडेंट PDM जो है वो उसमें नाकाम हो चुके थे। उनको चाहिए था कि अगर हम 2-3 जमातों के खिलाफ था तो हमें बिठा देते आपस में और हम बातचीत कर लेते। तो अभी भी कोई ऑप्शन है कि PDM के करीब हो सकते हैं, कोई राब्ते मौजूद है? क्योंकि सेनेट में भी आप दोनों अलग-अलग अपना झंडा अलम उठा के खड़े हुए हैं। देखें आयशा, पॉलिटिक्स में कोई हल्फ आखिर नहीं होता, बैठते हैं। ये देखें जो सेंटर साहब हैं इनकी जमात जो MQM के मुतालिक क्या कहती थी, चौधरी साहबान के मुतालिक क्या कहते थे, अपना शेख रशीद साहब के मुतालिक क्या कहते थे, किन किन लोगों के मुतालिक क्या कहते थे। लेकिन जहांगीर तरीन को कितना बड़ा मतलब है कि इनका आइडियल था कल तक, मतलब है क्या क्या कुछ नहीं कहते थे। पॉलिटिक्स ये चीजें तो होती ही रहती हैं, कभी आपके इत्तेहाद होते हैं, कभी आपके टूट जाते हैं। लेकिन जहां तक सेंट की बात देखें, अगर PMLN और कोई और जमात कहती है कि हम अलहदा अपोजिशन बेंच में बैठते हैं तो उनका जमहूरी हक है, इसमें वो हक आप नहीं ले सकते। आप किसी को अपने साथ बांध नहीं सकते कि डेफिनेटली आप बांधेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़ाई है। देखें पहले दिन ही JUI के मेंबर ने एक रेजोल्यूशन पेश की जिसमें तमाम अपोजिशन इतने इत्तेफाक किया और हुकूमत होते हैं कि आपकी दूरी होती है। तो ये चीजें होती हैं। ये जो जमातें हैं PDM की 10 जमातें हैं, ये मुख्तलिफ इनके अपनी जो है वो मंशूर है। कल हमारा इलेक्शन भी, हम PDM में भी थे, हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं था। आज भी हम कराची में जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, ये चीज इसमें वो मैटर नहीं करती। लेकिन हुकूमत को परेशान नहीं होना चाहिए, डॉक्टर जरका साहब को परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ अपने जहांगीर तरीन साहब का ख्याल करें, क्योंकि हमने पहले PDM में कहा था कि 40 MP तो जहांगीर तरीन से भी परेशान नहीं है, वो इसको इंटरनेशनल एजेंडा से जोड़ दिए। मगर कुंडी साहब एक सवाल आगे बढ़ने से पहले कि ये जो करारदाद आई है फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदली, आयशा वो जहांगीर तरीन की जो है ना, वो भी शायद इंडिया की साजिश हो या इसराइल की साजिश हो, उसके भी चेक कर ले। ऐसा ना हो कि इंडिया ने साजिश की हो या चेक करें कि यहीं पर अंदर से ना कुछ हो। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये कि वो जो पार्लिमानी कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है उस करारदाद के मामले को लेकर, अभी नून लीग और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। तो खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि दोनों जमातों ने फैसला किया है कि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील को लेकर वो इसकी मुखालिफत करेंगे और अपनी अपनी जमातों से नाम नहीं देंगे इसके लिए। तो क्या पीपल्स पार्टी इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेगी या वो फिर ऑपोजिशन की तरफ खड़ी होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपोजिशन के साथ मशावरत करके अपना फैसला करेगी। जहां तक मैं अपनी पर्सनली कह रहा हूँ कि हमारा पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम बिल्कुल इसमें, क्योंकि हुकूमत ने जो गंद किया है और वो पार्लियामेंट के पीछे छुपना चाहती है, खुद उनसे साथ मज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, पार्लियामेंट में लाना था, वो मुआहिदा वो लेके नहीं आए, कत्ल गारत की। इनको मॉडल टाउन के तो कत्ल गारत याद है, लेकिन आज जो लोग वहां पर शहीद हुए, बेगुनाह पुलिस वाले शहीद हुए, नेते लोग शहीद हुए इस पूरे एपिसोड में, और फिर जाके अपने मज़ाकरात किए और फिर आप कुछ कर भी नहीं सके। तो इस चीज में जो है वो ये पार्लियामेंट के बीच छुपना चाहिए। फिर एक इन्होंने एक रेजोल्यूशन दी, अगर ये रेजोल्यूशन थी तो इतने लोग का नुकसान क्या, अगर आपने इसी रेजोल्यूशन पे काम था इतनी बड़ी बात तो पहले भी कर लेते। लेकिन एक चीज है, अब ये जो है पाकिस्तान की पार्टी के साथ और अपनी पार्टी से मशावरत करके इस पर फैसला करेगी। लेकिन मेरे जहां तक ख्याल है हम इसमें कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत ने जो पूरा गन किया इसको खुद संभाले, क्योंकि इन्होंने कभी अपोजिशन को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। क्या इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, क्या मुश्तरका इजलास हुआ, कोई चीज हुई सही? ये खुद कहता है वज़ीर आज़म साहब कि मैं अकेले कुल हूँ, मगरिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, अब उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो कहता है मैं अकेले कुल हूँ। तो ये लगता है कि हुकूमत की बनाई पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा अपोजिशन ही बनेंगे। सर, मैं तारड़ साहब की तरफ जाऊं, एक बात और मुझे कह दीजिएगा, ये जो कमेटियों की सरबराही पर इख्तिलाफात हैं, ये असल वजह क्या है? मुसद्दिक मलिक साहब उस दिन इंतजार करते रहे और वो गिलानी साहब और संजरानी साहब के इजलास में या वो खुद नहीं गए, आप लोगों ने टाइमिंग आगे पीछे की, मसला क्या है वहां पर? वो तो आपको बराबर बराबर हिस्से अपने हिसाब से मिल जाएंगे वहां पर।
देखिए आयशा, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली कमेटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ के फैसला करते हैं कि ये सपोज 20 कमेटियां अपोजिशन की हैं सपोज, और 20 कमेटियां या 25 कमेटियां या 30 कमेटियां हुकूमत की है। फिर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जाते हैं अपने इत्तेहादियों के साथ या अपोजिशन वाले अपोजिशन के साथ बैठ के वो कहते हैं कि हमें ये 20 कमेटियां या 25 कमेटियां मिली हैं और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपस में बैठते हैं। लेकिन वहां पर उस दिन जो है वो चेयरमैन सेनेट के ऑफिस से चेयरमैन सेनेट ने गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब को बोला है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त मिल रहे हैं और आप भी आ जाएं। हालांकि हमें कम से कम ये नहीं पता था। हमारे लिए मुसद्दिक मलिक हो, जो भी सेनेटर हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो पॉलिटिशियन हो, हमारे बायस इज्जत है। अगर हमें पता होता, क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस के ऑफिस में काम था, अगर हमें पता होता हम बिल्कुल उनको बुलाते। वो हमारे लिए हमेशा हम हर पार्लियामेंटेरियन का एहतराम, लेकिन वो अपने चेयरमैन सेनेट ऑफिस से मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अब भी जो कमेटीज होंगी लीडर ऑफ द अपोजिशन तमाम अपोजिशन जमातों को बिठाएंगे और आपस में जो कमेटीज हैं वो पहले भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, अब भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूट होंगी और इस तरह हुकूमत वाले भी बैठेंगे अपने इत्तेहादियों में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अता तारड़ साहब, जरा मुझे इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये जो कायमा कमेटियों पर इख्तिलाफात और जो जरका साहिबा ने भी कहा कि ऑपोजिशन को तो अपने मसाइल हैं, उन्होंने क्या कुछ करना है। एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जरका साहिबा की जो आउटलुक है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और मैं बड़ा सराहता हूँ। ये बहुत एक रेयर चीज है पॉलिटिक्स के अंदर। मुझे लगता है आज मेरा शो डॉक्टर जरका और अता तारड़ के एक दूसरे को सराहने पर है। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल एक लॉजिकली बात की, रैशनली की और तमीज़ और तमद्दुन के दायरे के अंदर की। इस चीज़ को हमें मजीद अपनी अपनी पार्टी में प्रमोट करना चाहिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरी कतन ये कोशिश नहीं है। बहरहाल देखिए, कायमा कमेटियों का जहाँ तक मामला है, उस पे जो असल इख्तलाफ की वजह बनी है वो किस कायमा कमेटी की चेयरमैनी किसके पास जाएगी, उसके ऊपर इख्तलाफात हैं। मगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मसला बातचीत के ज़रिए हल हो जाएगा। और जितना मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जानता हूँ, वो मामलात को हल करने में बहुत महारत रखते हैं और मुझे बड़ा उनके साथ इंटरेक्शन भी रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बोन ऑफ कंटेंशन है या कोई ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर सींग अड़ जाएंगे और ये हल नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों के अंदर ये मामलात हल हो जाएंगे और उस पर बातचीत चल रही है और बहुत खुश इसलूबी से ये मामलात जो हैं अपने हल की तरफ चले जाएंगे। और अपोजिशन में देखिए, मैं एक और बात यहाँ करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के साथ जितनी जल्दी मामलात हमारे मेंड हों, बेहतर हों, ये हमारे भी हक में बेहतर है। और ये पहले आप लोग करेंगे, शहबाज शरीफ साहब एक फोन करेंगे। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये मामलात जिन्होंने ख़राब किए हैं पहल उनको करनी चाहिए। अब मैं ब्लेम गेम में नहीं डलना चाहता, मगर बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बुनियाद पे, कुछ स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे। और देखिए, गुस्सा हमें भी बड़ा आता है, बातें बहुत करने को हैं, मगर मैं बेहतर ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को मेंड करें और इसमें पहल बारहा पीपल्स पार्टी को करनी है। मुझे लगता है फिर मौलाना साहब को करनी पड़ेगी। बच्चों की तरह दोनों तरफे नाराज हो गई ना कि कौन हाथ बढ़ाएगा। लेकिन सुनिए फवाद चौधरी साहब शहबाज शरीफ साहब के केसेस पर क्या कह रहे हैं, तो फिर रिस्पॉन्स दीजिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना केस लड़े हैं, उनको जमानत हुई है। अब वो जमानत की जो वजूहात हैं हम उससे एग्री नहीं कर, बजाय इसके कि वो केसेस के फैसले हों, वो केसेस जो हैं वो लंबे जा रहे हैं और उनमें जमानतें हो रही हैं। जी अता तारड़ साहब, देखिए, बात यह है कि जमानत जब दी जाती है तो वो तमाम तर हकायक को बादी नज़र में देख के दी जाती है, टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स पे दी जाती है। पहली बात तो ये कि डे 1 से जो हमारा स्टांस था कि शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में एक धेले की टीटी नहीं आई, वो साबित हुआ कि नहीं आई। बेंच ने इस चीज़ को माना और कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग की भी तमाम तर इल्ज़ामात को काजी फायजीसा की जजमेंट की रोशनी में उनको रद्द किया गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये इल्ज़ामात की जो बुछाड़ शहजाद अकबर साहब की तरफ से लगाई गई थी, शहजाद अकबर एक नालायक और निकम्मा आदमी है और वो इमरान खान को रुस्वा करवा के रहेगा। ये मेरी बात आज आप नोट कर लें। ये चंद साल बाद आप भी कहीं और होंगी, मैं भी कहीं और होऊंगा, ये आप चलाइएगा उस वक्त। ठीक है, ये डॉक्टर सरकार ये जो बात अता तारड़ कह रहे हैं, मुबारक में ये ऑपोजिशन अपने आप को सुरखरू कह रही है, जिसको वो कल तक सियासी इंतकाम हुकूमत को कहते थे, और आज आपकी अपनी जमात के लोग 40 लोग जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े, वो आप लोगों को कह रहे हैं सियासी इंतकाम और साजिश हुकूमत कर रही है। तो हुकूमत का फिर फ्यूचर क्या होगा अगर ये मामला ऐसे ही अनफोल्ड होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज जस्ट अ बेल। ये वो रिहा नहीं हुए, ये पहले ही मिठाइयां बांधना और सुरखरू करना ये नून लीग का खास तौर पे शेवा है।
कोई बात। अच्छा, अगली बात, असली बात यह है कि आज तक किसी लॉ की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि आपका जो बेंच था उसमें डिसएग्रीमेंट हो, और जो असजद गुराल साहब ने जो 10 पेजेस का जो उन्होंने नोट लिखा है वो पढ़ने के काबिल है। सारा केस तो उन्होंने उसमें लिखा है। अब क्या हुआ उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अदालत की कार्रवाई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।